इस शहर में मौत। तो वक्त जब 8 बजे का होता है तो वक्त कोरोना अपडेट देने का होता है। सबसे पहले प्रदेश का कोरोना का अपडेट आपको देंगे। उत्तर प्रदेश का कोरोना का अपडेट आपके सामने। अब 3,573 संक्रमित मरीज हो गए प्रदेश में। एक ही दिन में 109 मरीज कोरोना के पॉजिटिव मिले हैं। मेरठ से 15 नए केसेस सामने आए हैं, जिसमें एक पुलिसकर्मी भी शामिल है, कोरोना योद्धा भी शामिल है जो कोरोना पॉजिटिव मिला है। और पहला केस है इस तरह का मेरठ से। आगरा में भी हालात बेकाबू हैं। नई टीम जरूर भेजी गई है, लेकिन टीम बदलने के बाद हालात बदलते दिख नहीं रहे हैं। 13 नए केसेस सामने आए हैं जिले में, यानी कि आगरा में, ताज नगरी में। इतने खूबसूरत शहर है, लेकिन फिलहाल कोरोना की वजह से तस्वीर बहुत बदहाल और अच्छी नहीं है। 765 का आंकड़ा है वहां पर। 1655 लोग अब तक ठीक होकर डिस्चार्ज भी हो गए हैं, यानी कि स्वस्थता दर भी बेहतर है, काफी अच्छी है मृत्यु दर के मुकाबले। 3573 का इस वक्त का उत्तर प्रदेश का कोरोना का अपडेट, यह आंकड़ा है। इस बीच में एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है, और वो बड़ी खबर यह है कि यूपी में 6 भत्तों को खत्म करने की तैयारियां हैं। जी हां, 6 तरह के भत्तों को खत्म करने की तैयारी। कैबिनेट बाय सर्कुलेशन में प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं 6 भत्तों को 31 मार्च 2021 तक के लिए स्थगित किया गया था। राजस्व में आई कमी का हवाला देकर इनको स्थगित किया गया था। ये बहुत बड़ी खबर, और अब भत्तों को खत्म करने की तैयारियां हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। ये 6 तरह के भत्ते हैं। इन भत्तों का असर बहुत लोगों पर पड़ेगा। ये कैबिनेट बाय सर्कुलेशन में प्रस्ताव को मंजूरी मिल रही है, और सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि 6 भत्तों को खत्म करने की तैयारियां हैं। तो राजस्व में कमी आई है, क्योंकि इनकम है नहीं, खर्चा इस वक्त ज्यादा है, क्योंकि लोगों के अकाउंट में पैसे डलवाए जा रहे हैं, राशन के लिए व्यवस्थाएं हैं, दूसरे इंतजाम किए जा रहे हैं, अस्पतालों की व्यवस्थाएं, हेल्थ सेक्टर पर खर्च किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ इनकम के सारे सोर्स बंद है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्रीज बंद है। हालांकि रियायत कुछ जरूर मिली है, लेकिन वो रियायत इतनी बड़ी नहीं है कि रिकवरी कर ले, और रिकवरी भी इतने बड़े पैमाने पर और जल्दी कर दे। तो उस रिकवरी में बहुत वक्त लगेगा। लेकिन इस बीच में ये एक रिकवरी की तैयारी की कोशिश हो सकती है कि कुछ अपने स्तर से सरकार कुछ भत्तों को खत्म करे। अब देखना ये होगा कि कितनी बड़ी आबादी पर इसका असर पड़ेगा। ये सारी जानकारियां जो इससे जुड़ी हुई हैं, अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अनुभव, 6 भत्तों को खत्म करने की तैयारी है। ये किस किस तरह, कौन कौन से भत्ते हैं, और कितने बड़ी आबादी पर, कितनी बड़ी संख्या में लोगों पर इसका असर पड़ने वाला है? राजीव, बिल्कुल जिस तरीके से आपको याद होगा कुछ दिनों पहले जब राजस्थान के लॉकडाउन के तब एक फैसला ये लिया गया था कि कुछ जो भत्ते हैं जो राज्य कर्मचारियों को मिलते हैं, तकरीबन हम कहते हैं पूरे प्रदेश में जो राज्य कर्मचारी हैं उन्हें अलग अलग विभागों के उनसे कुछ भत्ते दिए जाते हैं। ऐसे 6 भत्ते थे। उनको पहले ये कहा गया था 25 मार्च 2021 तक नहीं देंगे, क्योंकि अभी क्योंकि लॉकडाउन है, कोरोना संक्रमण काल है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के जरिए एक प्रस्ताव है वो तैयार है, उसे लाया जाएगा, और इसे अनुमति के लिए खत्म जो है वो सरकार कर सकती है। जी, अनुभव, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो ये बहुत बड़ा निर्णय है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो कर्मचारी हैं राज्य सरकार के, वो इस पर क्या रुख अपनाते हैं देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो बेसिक सैलरी होती है वो हमेशा कम होती है, और बेसिक सैलरी में भत्ते मिलते हैं, बहुत सारे तरह के भत्ते मिलते हैं, और उसकी वजह से जो सैलरी है वो बढ़ जाती है। लेकिन अब 6 भत्तों को खत्म करने की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कल हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपनी अपनी बात रखी, जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे सामने आज माइग्रेंट लेबर बहुत बड़ी चुनौती है। अब तक 9 लाख से ज्यादा कामगारों और श्रमिकों को होम क्वारंटीन में भेजा जा चुका है, और इसमें से 7 लाख श्रमिक अपना होम क्वारंटीन संपन्न भी कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। लिहाजा अब हम उनको नौकरी और रोजगार देने की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि अब सबसे बड़ी चुनौती राज्य सरकारों के सामने ये होगी कि जिन श्रमिकों को वापस लाया जा रहा है उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए। इस मामले में योगी सरकार बहुत एक्टिव दिख रही है, सक्रिय है। कुछ दिनों पहले एमएसएमई सेक्टर को लेकर भी निर्णय लिए गए थे।
कि कैसे किस तरह की रियायतें एमएसएमई सेक्टर में दी जाएंगी। उसके बाद अब जो माइग्रेंट लेबर है, जो पलायन करके वापस अपने प्रदेशों को लोग लौटे हैं, अब उत्तर प्रदेश में लाखों में इनकी संख्या है। 7 लाख ऐसे लोग हैं जो होम क्वारंटीन पूरा कर चुके हैं और इतनी बड़ी आबादी भी और है जो होम क्वारंटीन में है। कोरोना की रोकथाम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्रियों के बीच करीब 6 घंटे बैठक चली। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक के बाद आ रही खबरों से लॉकडाउन 4 की संभावना बढ़ गई है। फिलहाल इस पर कोई आधिकारिक फैसला तो नहीं किया गया है, लेकिन ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपना भरोसा जताते हुए उनके द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों के साथ रहने को कहा है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा, अब हमारे पास भारत में कोरोना से प्रभावित इलाकों की पूरी जानकारी है। साथ ही जिला स्तर पर इससे निपटने की प्रक्रियाओं को समझा गया है, जो इसके खिलाफ एक लड़ाई लड़ने में मदद करेगी और इसलिए अब हम कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में अपनी रणनीति पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। पीएम ने कहा कि हमारे पास 2 तरफा चुनौती है। पहली, महामारी के बढ़ने की दर को कम करने की और दूसरी चुनौती सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए धीरे धीरे सार्वजनिक गतिविधियों को बढ़ाने की है। पीएम ने कहा, हमें इन दोनों उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था को लेकर राज्यों द्वारा किए गए सुझावों पर विचार किया गया है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों ने अर्थव्यवस्था पर अपने सुझाव देते हुए कहा कि मध्यम और लघु मध्यम उद्योगों, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं, ऋणों पर ब्याज दरों में ढील और कृषि उपज को आसानी से बाजार में पहुंचाया जा सके। कई मुख्यमंत्रियों ने इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ाने के साथ लॉकडाउन बढ़ाने की सिफारिश की है। माना जा रहा है कि इन सुझावों के बाद राज्यों में रियायत के साथ कोरोना की रोकथाम के लिए कठोर कदम अभी जारी रहने वाले हैं। ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू करने का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आर्थिक गतिविधियों को संशोधित करने के लिए ये आवश्यक है कि सभी मार्गों को फिर से शुरू नहीं किया जाएगा। दिल्ली से नीरज पांडे की रिपोर्ट। और अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता लखनऊ से इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अनुभव, अब सवाल ये है कि आमदनी अठन्नी और जबकि खर्चा रुपया है, जिनकी नौकरियां हैं उनको प्राइवेट सेक्टर में तो सैलरी पहले ही कम मिल रही है, कुछ फीसदी कट के मिल रही है, सरकारी जो कर्मचारी हैं उनके भत्तों में कटौती की बातें सामने आ रही है। तो ऐसे में कैसे मिलेगी नौकरी? क्या है योगी सरकार की रणनीति? देखिए राजीव, बिल्कुल कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5वीं बार जो मुख्यमंत्री हैं अलग अलग राज्यों के, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, 6 घंटे से ज़्यादा वक्त तक ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रधानमंत्री ने बातचीत की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ बातें साफ तौर पर कही। एक तो ये कहा कि लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार जो फैसला लेगी उसे ही उत्तर प्रदेश सरकार भी मानेगी, यानी उसे ही फॉलो करेगी। केंद्र अगर लॉकडाउन बढ़ाएगा तो यूपी में भी लॉकडाउन बढ़ेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ये कहा कि उन्हें आर्थिक पैकेज दिया जाए, पैसे की कमी है इसलिए केंद्र सरकार मदद करे। इस तरह का कोई भी प्रस्ताव उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री ने कोई आर्थिक पैकेज की मांग नहीं की। उन्होंने ये बिल्कुल साफ तौर पर कहा कि हमारे पास अपने जो सोर्स हैं, अपना जो पैसा है, हम उसी के जरिए लाभकारी योजनाओं को चला रहे हैं। और जो माइग्रेट लेबर हैं, जो दूसरे राज्यों से जो मजदूर आ रहे हैं, उनको लेकर मुख्यमंत्री ने जो सरकार की कार्य योजना है, जो रोजगार की बात आपने कही, उसको बिल्कुल साफ तौर पर पेश किया। ये कहा कि तकरीबन 4 दिनों के भीतर 3 लाख से ज़्यादा प्रवासी मजदूर ट्रेनों से, बसों से, अलग अलग साधनों से यहाँ पहुँच रहे हैं और उनको रोजगार देने के लिए सरकार काम कर रही है। तकरीबन 9 लाख ऐसे माइग्रेटेड लेबर हैं जिन्हें कि क्वारंटीन में रखा गया है। 7 लाख तो उसमें होम क्वारंटीन पूरा भी कर चुके हैं और अब उनको रोजगार देने का काम कर रही है। राजीव, आपको याद ही होगा किस तरीके से 2 दिन पहले मुख्यमंत्री ने टीम 11 की बैठक में कहा था कि एमएसएमई सेक्टर तकरीबन ऐसा काम करे कि जो ये प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको रोजगार दिया जाए।
पूरा एक एमएसएमई हब बनाने की बात की थी और वो बात भी कल मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के साथ रखी। क्या कार्य योजना है, कैसे काम करेगी यूपी सरकार इस कोरोना संक्रमण काल में, इस लॉकडाउन के समय में, कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी मंद ना पड़ने पाए, लोग लॉकडाउन का भी पालन करें, उन सारी चीज़ों को लेकर कल प्रधानमंत्री के सामने अपनी बात मुख्यमंत्री ने रखी अनुभव है। आप बने रहे, ये भी कहा कि उत्तर दर्शकों को प्रदेश एक में बड़ी खबर देते हैं। मैं आपके पास फिर से लौट रहा हूं। वो बड़ी खबर ये है कि बैठक एक बार फिर से होने जा रही है 3:11 के साथ मुख्यमंत्री की, और आज ये बैठक सुबह 9:45 पर है। ये बहुत बड़ी खबर है लखनऊ से, 9:45 पर, और सीएम के आवास पर ही बैठक है। आज तो मंत्रियों के साथ भी वो एक बैठक करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले टीम 11 के साथ बैठक। अनुभव हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। अनुभव, टीम 11 की आज की इस बैठक में क्या होगा? एक तो वक्त थोड़ा सा पहले कर दिया गया ये, और इसके बारे में बताइए। इसके साथ साथ अब सवाल एक ही है अनुभव, लाखों की आबादी है, लाखों प्रवासी वापस लौटे हैं, तो ऐसे में एक साथ इतनी बड़ी आबादी को कैसे रोजगार दिया जाएगा? पहला। दूसरा, इसके लिए तो लॉकडाउन खत्म करना होगा। दूसरा, मुख्यमंत्री ने तो कहा है कि प्रधानमंत्री जो निर्णय लेंगे वो उसका पालन करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, और एक वक्त में इतनी बड़ी आबादी को रोजगार दे पाना, उसके लिए तो ऐसा लगता है कि कई वक्त लगेगा, काफी लंबा, सालों का वक्त लग सकता है। देखिए राजीव, बिल्कुल आपने जो बात कही कि टीम 11 की जो बैठक है 9:45 पर मुख्यमंत्री आवास पर रखी गई, दरअसल आज एक और हम कहें तो बड़ी सौगात मुख्यमंत्री दे रहे हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश के जो ग्राम स्वरोजगार सेवक हैं, जो तकरीबन 30,000 जिनकी संख्या है, उनके खातों में आज सीधे पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम के तहत ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और वो तकरीबन 250 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट है। पिछले लंबे समय से ग्राम स्वरोजगार सेवक जो है मनरेगा के तहत जो आते हैं, उनको ये पैसे मिले ही नहीं थे। काफ़ी लंबे समय से वो मांग कर रहे थे, और फिर मुख्यमंत्री ने फैसला लिया कि नहीं, सबके खाते में ये पैसा डाला जाएगा और एक साथ एक मुश्त पैसा डाला जाएगा। तो पहले वो एक कार्यक्रम है, उसके बाद टीम 11 की एक बैठक होगी, और ख़ास तौर से क्योंकि कल प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है, तो आज टीम 11 की इस बैठक में उन्हीं सारे मुद्दों पर चर्चा होगी कि कैसे लॉकडाउन अगर बढ़ता है, लॉकडाउन अगर आगे जारी रहता है, उसके साथ साथ अर्थव्यवस्था को कैसे स्पीड देनी है, कैसे हम कहें तो अर्थव्यवस्था में तेजी लानी। और जो बात आपने कही कितने सारे रोजगार कैसे दे पाएंगे, तो तकरीबन 70-80 लाख के आसपास कहा जा रहा है कि एमएसएमई जो है छोटी इकाइयाँ वो कार्यरत हैं, और वहाँ पर रोजगार देने के लिए अब सरकार की तैयारी है। नए लोग आएँ, वो एमएसएमई सेक्टर में आएँ, इसके लिए बाकायदा लोन मेला आज से शुरू किया जा रहा है। 12 तारीख से 20 तारीख तक ये लोन मेला चला जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर कोई एमएसएमई सेक्टर में उतरता है या कोई छोटी लघु सूक्ष्म इकाई लगाता है, तो उसके लिए नियमों में काफ़ी ढील दी गई है। यानी आप आज अपनी कोई लघु इकाई लगा लीजिए, और 1000 दिन तक आपको कोई कागज़ नहीं देने हैं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है। क्योंकि पहले राजीव तमाम सारे लोग ये कहते थे कि हम तो लाल फीताशाही के चलते हम खोल ही नहीं पा रहे, हमें कागज़ ही नहीं मिल रहे, एनओसी नहीं मिल रहे। तो एक बड़ा हम कहें तो जो है वो नियमों में ढील दी है। 1000 दिनों तक आपको कागज़ नहीं देना। हाँ, जब 900 से 1000 दिन बचेंगे, 100 दिन के भीतर आपको सब डॉक्यूमेंट देना है। तो एक बड़ा रिफॉर्म ये किया है, चेंजेस किए हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा एमएसएमई सेक्टर में लोग ये आएंगे, बहुत बड़ा रिफॉर्म है, बहुत बड़ा निर्णय है। और अनुभव, आपने जो बात कही मैं उसको अंडरलाइन करते हुए बता भी देता हूं कि रोजगार मेले की भी शुरुआत हो रही है। ये बहुत बड़ी और एक अच्छी बात है कि जो स्वरोजगार की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी पहले अच्छी कोशिश है सरकार की, तो उनको इसका जरूर लाभ उठाना चाहिए, इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। अनुभव, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। इसके साथ साथ ग्राम स्वरोजगार सेवा से जुड़े हुए लोगों के खातों में आज पैसा डालने वाली है योगी सरकार। अब आगरा से बड़ी खबर देते हैं आपको। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर चिंता लगातार बढ़ रही है। मुख्यमंत्री योगी की 4 सदस्यीय टीम निगरानी रख रही है कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर। हॉटस्पॉट इलाकों में व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया गया है। ये टीम 4 सदस्यीय उसने जायजा लिया है। कई घंटे तक कल अधिकारियों के साथ बैठक भी चली थी। ताज नगरी में लॉकडाउन का अब सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। जो बेवजह निकलेगा उस पर कार्रवाई भी होगी। नितिन हमारे संवाददाता इस खबर पर आपको और ज्यादा जानकारियां देंगे। नितिन, आप ये बताइए कि जो 4 अधिकारी हैं ये क्या काम कर रहे हैं व्यवस्था को बदलने में, व्यवस्था को दुरुस्त करने में, लॉकडाउन का पालन करवाने में और आंकड़े कम करने के लिए क्या कोशिश, क्या नया इन्होंने अब तक किया है? देखिए, बिल्कुल राजीव ढोंडियाल, सबसे पहले सवाल ये है कि जिस तरह से 2 कार्रवाइयाँ हुई, सीएमओ और एडी हेल्थ को हटाया गया,
इसको लेकर आगरा की जनता उसे सराह रही है, क्योंकि आगरा की जनता को लग रहा था क्योंकि ये लोग अनप्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं और यही वजह है कि बीमारी को इतना बढ़ा दिया गया कि कम्युनिटी ट्रांसफ़र की ओर कदम बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही जो लगातार कवायद अब शुरू हुई है वो कब तक रंग दिखा पाती है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। कल पूरे दिन सुबह 10 बजे से मीटिंग होना शुरू हुई, जिसमें आगरा के नोडल बनाए गए हैं प्रमुख सचिव आलोक कुमार से लेके चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव रजनीश दुबे मौजूद रहे। इसके साथ ही पल्मोनरी विभाग SGPGI के प्रोफेसर आलोक नाथ और तमाम जो एक IPS ऑफिसर, सीनियर IPS ऑफिसर IG विजय कुमार को भेजा गया। उनके साथ आगरा का जो स्थानीय प्रशासन है, पुलिस विभाग है, स्वास्थ्य विभाग का लंबी मैराथन मीटिंग रही और अलग अलग टुकड़ों में बांटकर मीटिंग ली गई। पहले यानी कि कल ये तो कल का है नितिन, लेकिन आज क्या रणनीति है स्वास्थ्य विभाग के साथ? जी देखिए, कई सारी चीज़ों पर लगातार काम चल रहा है। देखिए, जो बड़े फैसले किए गए हैं उसमें क्या है, सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है वो कोऑर्डिनेशन पर जोर दिया गया है। CMO से लेके CMS और जो SN मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उसमें तालमेल की बेहतर तरीके से तालमेल बना रहे, इस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। इसके साथ ही जो गांव में कंटेनमेंट जोन है, ग्रामीण इलाकों में ये कोरोना ना फैले, तो वहां बड़े स्तर पर मैसिव सैंपलिंग के लिए फैसला किया गया है। इसके साथ ही लॉकडाउन का बेहद सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं और वो सड़कों पर अब नज़र आ रहा है। इसके साथ ही कई सारे ऐसे बड़े फैसले लिए गए हैं। एक बड़ा फैसला ये भी लिया गया कि जो नॉन कोविड पेशेंट हैं जो SN मेडिकल कॉलेज में आ रहे हैं, किसी को डायलिसिस करानी है, किसी को इमरजेंसी सर्विसेज है, तो किसी भी हाल में उनको प्रॉपर मेडिकल सुविधाएं मिलनी चाहिए। और इसके लिए ये भी कहा गया है, जो सीनियर ऑफिसर आए हैं, कि आप इसके लिए वॉलंटियर स्वयंसेवियों का सहयोग लीजिए। यानी कि जो अस्पताल में जाए बना रहे, वो प्राइवेट उसको हॉस्पिटल्स का सहयोग इलाज मिलना चाहिए, ये निर्णय ले गया। आपका इस तमाम जानकारी के लिए नितिन धन्यवाद, क्योंकि जो अस्पतालों तक पहुंच रहे हैं वो चाहे गंभीर रोगों से जूझ क्यों ना रहे हो, ये देश के अलग अलग हिस्सों की कहानी बन गई है कि उनको इलाज नहीं मिल रहा है और दम तोड़ रहे हैं इसी के अभाव में कई बार लोग। पहले अब आगे बढ़ रहे हैं, एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। कानपुर उन्नाव में आज से उद्योग शुरू हो गए हैं। आज से चर्म उद्योग की शुरुआत होने वाली है, तो आज से इसकी शुरुआत होने वाली है। कानपुर में फिलहाल 302 कोरोना के संक्रमित मरीज हैं, लेकिन इस बीच में जो चर्म उद्योग है कानपुर का, उन्नाव का, इसको बढ़ावा, इसको और शुरुआत करने की बात कही गई है। उन्नाव में कोरोना के 5 केसेस हैं। प्रभात हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रभात, आप बताइए कि चर्म उद्योग कानपुर के लिए, कानपुर वासियों के लिए कितना जरूरी है, स्थानीय उनके राजस्व के लिए कितना जरूरी है, और शुरुआत इसकी होने से लोगों ने राहत की सांस तो ली होगी। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा, और सबसे पहले एक चीज़ ये है कि जिस तरह से लॉकडाउन 3 में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कई उद्योग धंधे जो हैं उनको शुरुआत करने की परमिशन दी गई, जिसके चलते जो चर्म उद्योग से जुड़े लोग हैं उन्होंने भी सरकार से और प्रशासन से अपील की थी कि उनको भी यहाँ पर सुविधाएं दी जाएं और वो अपना उद्योग शुरू कर लें। तो सबसे पहले आपको पॉइंट करना चाहूँगा कि जो चर्म उद्योग की बात अगर करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ चर्म उद्योग निर्माता जो निर्यात करते हैं, जिसमें बेल्ट, पर्स, जूते और अन्य सामग्री जो है जो बनाकर बाहर भेजने का काम करते हैं, उनको सिर्फ परमिशन दी जाएगी, वो भी कड़ी शर्तों के साथ परमिशन दी जाएगी। जो नॉर्म्स हैं उसको फॉलो करना होगा। तो वहीं जो एक संशय बना हुआ था, क्योंकि कानपुर और उन्नाव जो है वो टेनरी उद्योग के लिए भी जाना जाता है, तो अभी किसी भी तरह से टेनरी को चलाने की परमिशन नहीं दी गई है। सिर्फ और सिर्फ चर्म उद्योग से जो है जिसमें निर्माण करते हैं और निर्यात करते हैं उनको परमिशन देने की बात की गई है। प्रोफार्मा तैयार किया गया है जिसमें सारी डिटेल भरनी होंगी और उसके बाद उस प्रोफार्मा को प्रशासन चेक करेगा और उसके बाद ही जो नॉर्म पूरे होने पर ही जांच करने के बाद उनको परमिशन दी जाएगी। अगर इनमें मुख्य रूप से जांच की बात की जाए तो सबसे अहम है कि जो फैक्ट्रियां या जो इंडस्ट्री है वो चलेंगी तो जो 4 दीवारी के अंदर मजदूरों के रहने खाने की व्यवस्था की जाए, साथ ही साथ उनकी प्रॉपर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था हो, स्क्रीनिंग कराने की व्यवस्था हो, साथ ही साथ जो पान मसाला तंबाकू का सेवन कर थूकने की वहाँ पर थूका ना जाए। तो कई शर्तें हैं, जो कड़ी शर्तें हैं, उनका पालन करने वालों को चर्म उद्योग जो है जो निर्यात प्रक्रिया करते हैं, जिनमें बेल्ट, पर्स और जूते बनाने का काम है, उनको बनाकर बाहर भेजने का जो काम है वो शुरू होगा। टेनरी का जो उद्योग है वो अभी फिलहाल नहीं शुरू होगा और इसके लिए प्रशासन से मजबूरी लेनी पड़ेगी, सरकार के यानी कि प्रभात सशर्त इजाजत मिलेगी और बहुत सारे एहतियात हैं जो बरतने होंगे। आपका प्रभात इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। हालांकि इससे राहत जरूर होगी उन व्यवसायियों को भी, उन लोगों को भी जो चर्म उद्योग से जुड़े हुए हैं, क्योंकि रोजगार उनका एक बार फिर शुरू होगा तो इनकम शुरू होगी। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं।